तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, तो आज के क्लास में हम गैरीबाल्डी के बारे में बात करेंगे। गैरीबाल्डी कौन था और या इटली के एकीकरण में इसका योगदान क्या था, ये सारी चीज़ आज के क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस हिस्ट्री का मेरा क्लास वीडियो वाइज वीडियो एक एक करके हर एक पार्ट यहाँ पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। पीछे आपको एक भी पार्ट मैं मिस नहीं किया हूँ, इधर उधर से नहीं पढ़ा हूँ, लाइन वाइज यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको एग्जाम की तैयारी में, कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए ऐसा मैंने नहीं किया है। सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ पीछे के चैनल पर, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। उसका लिंक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पीछे क्लास में मैंने काउंट काबूर और मेजनी का इतिहास में पढ़ा चुका हूँ। ये तीन जो थे, ये आपको पता है कि तीनों क्या थे, तो ये इटली के एकीकरण के हीरो, इन्हें नायक कहा जाता है। ये तीनों ही इटली के एकीकरण का नायक थे, ठीक है। तो इनके बारे में हम एक अलग अलग ट्यूटोरियल बना दिए हैं, एक अलग अलग वीडियो है। मेजनी पे एक अलग हो गया है, गैरीबाल्डी पर काउंट काबूर पे एक हो गया है, गैरीबाल्डी पर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ आपको देखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के जो चरण थे, कितने चरण में इटली का एकीकरण संभव हुआ और कैसे कैसे वहाँ पर किया गया, सारी चीज़ हम डिटेल्स में जानेंगे। अभी यहाँ पर गैरीबाल्डी का क्या योगदान था इटली के एकीकरण में, ये चीज़ को हम समझते हैं, अच्छे से यहाँ पर क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो आप लोग चैनल को मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन आपको यदि तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल 10th से ही संबंधित नहीं, हर एक टाइप का मेरे चैनल पर वीडियो आता है। आप वहाँ पर बड़े बूढ़े कंपटीशन लेवल हर कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ सकता है, ठीक है। मेरे चैनल पर हर एक टाइप्स का वीडियो आता है, मैथ हो, साइंस हो, हर चीज़ का है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग को लाभ अवश्य होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, उसे कर लीजिएगा। हाँ, और भी मेरे जितने भी 10th के बच्चे हैं जो नए हैं, उनके पास भी इसका शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतिहास जो हिस्ट्री होता है काफ़ी लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, काफ़ी लोगों को यह कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझ में लगता है, तो उनको इससे दिक्कत ना हो, मैं इसलिए यहाँ पर इसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पर। आइए कि गैरीबाल्डी का क्या योगदान था इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का क्या योगदान था, गैरीबाल्डी ने क्या किया था इटली के एकीकरण में, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम आपको बताए थे कि मेजनी था, मेजनी क्या था, राष्ट्रवादी था, वह आदर्शवादी था। लेकिन जो काउंट काबूर था वह भी राष्ट्रवादी था, लेकिन वह आदर्शवादी नहीं था, व्यर्थवादी था। अभी आपको पीछे क्लास में पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी बात करें गैरीबाल्डी की, तो गैरीबाल्डी के इटली के एकीकरण में क्या योगदान था। सबसे पहले इसका जन्म जान लेते हैं। तो इसका जन्म हुआ था 1807 में, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना जन्म से क्वेश्चन पूछ देता है कि गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था, कि गैरीबाल्डी की जन्म से आप क्या समझते हैं, मतलब जन्म कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ देता है। तो 1807 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो नीस में हुआ था, ठीक है। नीस जगह है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। कितने में, 1807 में, ठीक है। एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान था, यानी कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूर और ये तीनों बताए ना आपको कि मेजनी, काउंट काबूर और ये गैरीबाल्डी, ये तीनों क्या थे, या नायक थे, हीरो थे, किसके, एकीकरण के, ठीक है। तो इसका भी काफी ज्यादा योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी काउंट काबूर के समान ये भी क्या था, एक राष्ट्रवादी था, ठीक है, राष्ट्र के लिए लड़ता था। इसका भी काम क्या था, देखिए जैसे कि मेजनी का आपको बताया था कि उसका मुख्य काम क्या था कि इटली को एकीकरण किया जाए, इटली को ऑस्ट्रिया से आजाद किया जाए, इटली को ऑस्ट्रिया से निकाला जाए। इसके लिए वो नए नए नीति अपनाया, लेकिन विफल रहा लास्ट में, आपको मैं बता चुका हूँ वहाँ पर। उसके बाद सेकंड क्लास में हम आपको बताए थे काउंट काबूर के बारे में। काउंट काबूर भी काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाया था इटली के एकीकरण में, और वह कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ के बल पर काम कर रहा था, इटली के एकीकरण में विपक्षी पार्टी की तरह काम कर रहा था इटली के एकीकरण में, और उसने भी काफ़ी योगदान निभाया इटली के एकीकरण में। उसका मानना क्या था, काउंट काबूर का क्या मानना था, पिछले क्लास में आपको क्लियर कर चुके हैं, वहाँ पर फिर से बता रहे। काउंट काबूर का मानना था कि जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जो उत्पन्न है उसे बढ़ाया जाए, आर्थिक इकोनॉमीज बढ़ाया जाए, सैनिक संगठन बढ़ाया जाए, सैनिक दल बढ़ाया जाए। इसके अलावा विदेशी जो सैनिक है उनसे सहायता लिया जाए, विदेशियों से सहायता लिया जाए, उनका मदद लिया जाए ऑस्ट्रिया के एकीकरण में। यह उसका मुख्य नीति था, ठीक है, उसका मुख्य नीति था। किसका, तो काउंट काबूर का, ठीक है। वो उसके लिए मैं चरण वहाँ पर बताऊँ, आप लोग पीछे के वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वह चाहता था कि इटली का एकीकरण ऐसे किया जाए, ठीक है। अब इसका बात करें हम गैरीबाल्डी का, यह एक सैनिक था, याद रखिएगा, यह एक सैनिक था, लेकिन ऐसा वैसा सैनिक नहीं था, यह बहुत ही खतरनाक सैनिक था, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। क्योंकि यह इटली के एकीकरण में इसीलिए इसका नाम आता है, सैनिक तो बहुत सारे लड़े होंगे ना इटली के एकीकरण में, लेकिन उन सब का तो नाम नहीं यहाँ पर टॉपिक के माध्यम से। यहाँ पर किसका नाम है, गैरीबाल्डी का नाम है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा खतरनाक था, यानी बहुत ज्यादा लड़ाकू था सैनिक के रूप में, ठीक है।
राष्ट्रवादी था, राष्ट्र के लिए मर मिटने पर तैयार था। यह क्या किया कि राष्ट्रवाद के भावना से प्रेरित होकर इतना ज़्यादा राष्ट्रवाद के भावना से प्रेरित हुआ कि जो मेजनी के द्वारा चालू किया गया था यंग इटली, आपको पता होगा यंग इटली और यंग यूरोप, मैं आपको वहाँ पर बताऊँ कि चालू किया गया था, उस यंग इटली का ये सदस्यता ले ली, वहाँ पर यह सदस्य बनकर शामिल हो गया। किसमें? यंग इटली में शामिल हो गया। ठीक है, सैनिक क्षेत्र में इसे यह महारत हासिल किया था, महारत। अब क्या बताया ना कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, तो सैनिक संगठन में, सैनिक क्षेत्र में यह महारत हासिल किया था। इन बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ा था, बड़े बड़े ऑस्ट्रिया के सैनिकों को धूल चटा दिया था। या तलवार से लड़ता था, याद रखिएगा, गैरीबाल्डी जो था तलवार से लड़ता था, गैरीबाल्डी तलवार को अपना बल समझता था। ठीक है, महारत हासिल किया था किसने? तो गैरीबाल्डी ने। क्रांतिकारी गतिविधियों से में भाग लेने के कारण, इतने ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेता था। कोई भी क्रांतिकारी हो इसके समय में, कोई भी क्रांतिकारी हो, वहाँ पर गैरीबाल्डी ना रहे ऐसा संभव ही नहीं था। वहाँ पर गैरीबाल्डी जरूर प्रेजेंट रहता था, क्योंकि क्रांतिकारियों, जहाँ भी क्रांतिकारी होता था क्रांति संगठन में, यह प्रमुखता प्रथम स्थान पर रहता था। कौन? ये गैरीबाल्डी। और इसीलिए भाग लेने के कारण, बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के कारण क्रांतिकारी सदस्यता में, गतिविधियों में इसे मृत्युदंड सुना दिया गया। मृत्युदंड की सजा दी गई, कहा गया कि इसका मृत्युदंड दिया जाएगा। मतलब वहां पर ऑस्ट्रिया के द्वारा इसे मृत्युदंड दे दिया गया। और मृत्युदंड के कारण अब ये सोचा कि हम यहाँ पर रहेंगे तो पक्का मारे जाएंगे, मृत्युदंड हमारा हो जाएगा, फांसी हो जाएगी। इसलिए यह क्या किया कि तुरंत ही भाग गया। कहाँ पर? विदेश भाग गया, तुरंत ही अपने देश छोड़कर भाग गया। वाह, कितना अच्छा यह दिमाग लगाया था कि यहाँ पर काम करना है। सॉरी, कितना अच्छा दिमाग लगाया था कि यहाँ पर काम करना है। यदि कोई भी सरकार यहाँ की एक्टिव होती है या कोई भी प्रक्रिया करती है तो हमें क्या करना है? यहाँ से तुरंत भाग जाना है। यहाँ से तुरंत यह भाग गया और देश ले बाहर चला गया तो कोई भी खोज खबर नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, जाओ भागो यहाँ से, हो गया। ये सब भागाना ही था, मुख्य काम भगा दिया गया। ठीक है, भाग गया कहाँ पर? विदेश भाग गया। लेकिन इसकी पुनः वापसी होती है 1848 में। यह विदेश भाग गया, लेकिन इसकी पुनः वापसी कब होती है? 1848 में इसकी पुनः वापसी होती है। और इस वापसी के दौरान ध्यान से समझिएगा, यह इटली में वापस आता है और एकीकरण की प्रक्रिया में अनेक युद्ध करता है। आकर पुनः इटली में भाग लेता है और एकीकरण प्रक्रिया में अनेकों युद्ध करता है, अनेकों संगठन, अनेकों संरचनाएं बनाता है यहाँ पर आकर। ठीक है, अनेक युद्ध में एकीकरण के लिए शामिल होता है, क्योंकि पहले से यह क्रांतिकारी था, अब इसे मौका मिल गया था, क्योंकि ये छिड़ गया था तो मौका मिल गया था, आकर युद्ध में लड़ गया। यहाँ पर काबुल कूटनीति के द्वारा एकीकरण कर रहा था। यहाँ पर काबुल तो जो था वो कूटनीति के द्वारा एकीकरण में लगा हुआ था। वहीं पर यह अपनी तलवार के द्वारा एकीकरण संभव बनाया। यानी काबुल कूटनीति के माध्यम से एकीकरण में लगा हुआ था, आइए अपने तलवार के बल पर सभी युद्ध में भाग लेकर उसे संभव बना रहा था, इटली के एकीकरण को आजाद कर रहा था। क्योंकि इसका भी श्रेय किसको जाता है? तो काउंट काबुल को जाता है, क्योंकि काउंट काबुल जो था सैनिक संगठन पर मुख्य विश्वास रखता था। क्योंकि उसका मानना था कि जब तक सैनिक संगठन नहीं होगा, सैनिक का शक्ति नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए वह इटली के एकीकरण के लिए सैनिक संगठन को सबसे खासियत समझता था। और ये जो था गैरीबाल्डी एक सैनिक था, ठीक है, जो वहां पर युद्ध करने के लिए आया हुआ था। ठीक है, इसलिए यह भी अपने तलवार के माध्यम से युद्ध में मतलब उतर गया और काफी ज्यादा युद्ध हुआ। उसके बाद इटली का एकीकरण संभव था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करने वाले लोगों की यहाँ पर चर्चा कैसे हुई। तो राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार नेपोलियन के माध्यम से शुरू हुआ। वहां पर आपको बताए थे मेटरनिक, नेपोलियन से मेटरनिक में पहुंचा, मेटरनिक के बाद में मेजनी में आया, मेजनी से काउंट काबुल लिया और काउंट काबुल से गैरीबाल्डी। यही जो है राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार करते रहे। लोगों में प्रचार के कारण आपको बता दिया, पीछे पढ़ा दिया कि किसान थे, किसान के कारण लोगों में प्रचार, जो किसान थे वो आधुनिकता पाकर जब विकसित हुए, जब उनके पास पैसे रुपए आए तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि थोड़े शिक्षित हुए, विकसित हुए, तो उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई शुरू की। तो उसे समझ में आएगा कि नहीं, हमारा जो गुलामी है, गुलामी को छोड़कर हमें क्या करना है, चलना है आगे और बढ़ना है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि राष्ट्रवाद चाहिए, हमें नीति चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे, हम खुद का अपना सरकार बनाएंगे। राष्ट्रवाद इस तरह भावना का प्रसार हुआ और यह राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार के बाद एक जो है वीर मिलते गए और यह प्रक्रिया आगे चलती गई। इस तरह इटली का एकीकरण जो है संभव हुआ। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये गैरीबाल्डी अच्छे से समझ में आ गया होगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि इटली के एकीकरण के कितने चरण थे, उस चरण
एक ही वीडियो में सारा खत्म करेंगे हम पीछे अगला क्लास में कि इटली के एकीकरण के कितने चरण थे और उस चरण में कैसे कैसे इटली का एकीकरण किया गया, कौन कौन चरण को अपनाया गया, क्या किया गया, कल के क्लास में बिल्कुल हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जब आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक हम हिस्ट्री में काफी आगे तक यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप लोग के कमेंट का मुझे इंतजार है कि आप लोग कमेंट करिएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग हिस्ट्री को समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, तभी हम आगे और भी ऐसे एडवांस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, बहुत सारी चीज आपको मिलेंगे मेरे चैनल से, हिंदी का भी हर चीज मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा आपका हेल्प करने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने चैनल के प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके भविष्य की चिंता है, इसलिए मैंने आप लोग देखे होंगे कि मैंने आज तक कभी भी अपने चैनल पर सब्सक्राइब करने को किसी को नहीं बोला हूँ। तो आप मेरे चैनल भले सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन मेरे जो भी वीडियो आप कंटेंट में आपको डाल रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित है, जो भी चीज़ है मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही डाल रहा हूँ, कोई बेकार की वीडियो मेरी नहीं आती है। इसलिए आप लोग उसे अवश्य देखिएगा, भले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें उससे मुझे मतलब नहीं है, लाइक दे या ना दे उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे जो कंटेंट आपके लिए मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ वो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए हर चीज़ के लिए जरूरी है, तो उसे आप अवश्य देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में। नए टॉपिक क्या, इटली के एकीकरण के चरण के साथ में मिलते हैं।